यदि आप एक महान जीवन जीना चाहते हैं तो आपके अंदर जो असफलता का डर है वो निकालना होगा। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एम है, वो आपकी असफलता के डर से बड़ा होना चाहिए और आपका परिणाम चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपका प्रयास लाजवाब होना चाहिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है। एक तो आपकी आंसर की जारी हो चुकी है, सभी को पता है। तो पहले आपने जो कयास लगाए थे, बार बार आपने गूगल पे सर्च करके आपने अपने अकॉर्डिंग अपने मार्क्स तय किए थे, भाई मेरे 70 हैं, मेरे 75 हैं, तो लगभग वो बहुत से बच्चों का वहम निकल चुका है। क्योंकि जब हम वहाँ एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ हमारा स्कोर 80 होता है। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं बस में, जब कंसल्ट करते हैं क्वेश्चन का, तो फिर वहाँ हमारे 5-7 क्वेश्चन और गलत होते हैं। घर आते हैं तो 1-2 क्वेश्चन, जब एक एक क्वेश्चन हम चेक करते हैं तो और थोड़ा सा हमारा स्कोर डाउन होता है। लेकिन जब आंसर की आती है तो सही मायने में हमें पता लगता है कि हमारे वास्तव में हमारे मार्क्स कितने हैं, और उसके बाद में फिर सही एनालिसिस होता है कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी, जो मेन आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपका स्कोर कितना होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अब हम छोटी सी पहले तो बात करेंगे। देखो कुछ एक क्वेश्चन जो मैंने जल्दी जल्दी देखे थे, तो मुझे 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे लगे जिन पे आपत्तियां दर्ज हो सकती हैं, जिनमें ऑब्जेक्शन लग सकता है। तो जिसमें मुझे लगा, एक तो क्योंकि मुझे तो मैथ, हिंदी, रीजनिंग, तो लगभग इंग्लिश, इन्हीं सब्जेक्ट्स का बता सकता हूँ, जीके का तो खैर मुझे नहीं पता है। तो हम बात करें, एक तो हिंदी का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि प्रश्नवाचक को छोड़कर, प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं उनको छोड़कर, प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं उनको छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में, सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में विराम, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। एक तो ये क्वेश्चन जो मुझे थोड़ा सा इसमें ऑब्जेक्शन लगना चाहिए मेरे ख्याल से, विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो अब देखो, चूंकि विराम चिन्ह तो टोटल 11 होते हैं। अब जैसे अल्प विराम हो गया जिसको हम कोमा बोलते हैं, अर्धविराम हो गया, समासक हो गया, योजक हो गया, ये तो बीच में आते हैं। लेकिन यहां बात है कि वाक्यों के अंत में लगने वाले, ठीक है। तो वाक्य के अंत में या तो जाहिर सी बात है या तो पूर्ण विराम लगता है, या फिर वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेंट्री साइन भी लगता है, ये भी लगता है। तो इसमें लिखा हुआ है सभी प्रकार के वाक्यों में। तो सभी प्रकार के वाक्यों में जो भी उद्गारवाचक होते हैं, जो अनायास से हमारे मुख से जो वाक्य निकलते हैं, आह कैसा सुंदर दृश्य है, तो ये जो एक्सक्लेमेंट्री जो होता है, साइन होता है, विस्मयादि जो चिन्ह होता है, तो ये भी बहुत से वाक्यों के अंत में लगेगा। जो जितने भी उद्गार प्रकार के जो उद्गारवाच्य होते हैं, वाचक होते हैं, उन सभी में ये एक्सक्लेमेंट्री साइन भी लगता है। तो मेरे ख्याल से इसमें ई ऑप्शन होना चाहिए, जबकि जो आंसर की के अनुसार यहाँ पूर्ण विराम दिया गया है। तो पूर्ण विराम सही है, लास्ट में लगता है। लेकिन सभी प्रकार के वाक्यों की जब बात करें तो ये एक्सक्लेमेंट्री साइन भी उद्गारवाचक में आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लगा। एक यहाँ मुझे जो दूसरा क्वेश्चन कंफ्यूज का था, देखो एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज का लगा था, तो हो सकता है उस पर भी आपत्ति था। 169, 187, 143 और यहाँ 91। तो यहाँ इसमें 2 कंडीशन फुलफिल होती है। अब ये इस तरह के क्वेश्चन तो चूंकि एग्जामिनर डिसाइड करता है कि वो कौन से आंसर को कंसीडर करता है। तो यहाँ 2 कंडीशन ये है, एक तो यहाँ ये पूर्ण ये स्क्वायर है, तो ये उन्होंने आंसर कर रखा है। बाकी इसमें थोड़ा सा यहाँ भी संशय है कि 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें जो 13 से डिवाइड होती हैं, जिनमें 13 का भाग जाता है, ठीक है। इसमें 13 का जाता है, इसमें 13 का, इसमें 13 का, ये एक ऐसी संख्या है जिसमें 13 का भाग नहीं जाता। तो इस तरह से देखो कौन सा ऑब्जेक्शन लगता है या नहीं लगता। चूंकि मुझे थोड़ा सा ये लगा कि इसमें तो चूंकि एसएससी अपने एचएसएससी जो है आयोग है, अपने अकॉर्डिंग आंसर की में इसको मेंशन कर सकता है। बाकी यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। एक थोड़ा सा वो हिंदी का क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, क्योंकि लास्ट में कुछ एक उद्गारवाचक ऐसे होते हैं जिनको हम विस्मयादि वाचक भी बोलते हैं। तो जिस प्रकार के संवेग, जो उद्गार अनायास ही हमारे मुख से जो हम कोई वाक्य निकालते हैं, तो उसके बाद में लास्ट में एक्सक्लेमेंट्री साइन, विस्मयादि चिन्ह लगाते हैं। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज लगा, क्योंकि पूर्ण विराम सभी में नहीं आता, और जो कि कंसीडर किया गया है कि सभी वाक्यों के अंत में, या थोड़ी सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसमें ई ऑप्शन आना मेरे ख्याल से चाहिए था।
बाकी तो आप देख लेना। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, नॉर्मलाइजेशन की बहुत से बच्चों में बड़ी थोड़ी सी भ्रांतियां भी हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अलग प्रकार से होता है। ठीक है, एचएसएससी का जो डी ग्रुप में हुआ था नॉर्मलाइजेशन वो अलग स्तर का हुआ था। तो अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है, क्या वास्तव में जैसे डी ग्रुप में नंबर कटे थे कुछ बच्चों के, जो सिंपल जो शिफ्ट थी, जो सिंपल जो पेपर था उस शिफ्ट में कुछ बच्चों के नंबर भी कटे थे, इस तरह का आपने देखा होगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन, देखो नॉर्मलाइजेशन ये एक तो प्री स्टेज पे होता है, एक फाइनल एग्जाम में होता है, तो वो थोड़ी सी दोनों बातें यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूज पैदा करती है हमें। एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो क्या करता है, जैसे मान लो हमारे पास 4 शिफ्ट थी, जैसे हमारे पास एग्जाम में 4 पालियों में एग्जाम हुआ था, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, जैसे फोर्थ हो गया। तो एसएससी के अकॉर्डिंग जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज जो नंबर है वो 60 है, सेकंड में मैं कहूँ कि यहाँ मान लीजिए 65 है, तीसरे में मैं कहूँ कि एवरेज 70 है, और यहाँ मैं कहूँ कि 55 है, जैसे मान लो बाय फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं। तो एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसके अकॉर्डिंग वास्तव में जो प्री स्टेज पे जो क्योंकि ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इसमें एक तो वो बच्चे भ्रमित ना हो कि भाई मान लीजिए कि किसी के 50 नंबर हैं, ठीक है, अब उसको ये डर है कि उसका तो एग्जाम या तो दूसरे में शिफ्ट में हुआ था या तीसरे में, तो जैसे इस तरह की बातें हैं कि भाई यहाँ सिंपल पेपर था तो यहाँ नंबर कटेंगे। तो एक तो ये ध्यान रखना कि यहाँ जिसके 50 नंबर है उसको क्वालिफाई माना जाएगा, 1% में मेरे ख्याल से उसका कोई अंक नहीं कटेगा, डिडक्ट नहीं होता है, वो फाइनल एग्जाम में होता है जब कोई मेरिट लिस्ट की जैसे डी ग्रुप में हुआ था। अब यहाँ कैसे होगा आपका नॉर्मलाइजेशन कि जैसे ये एवरेज निकाल ली, 5-5 नंबर की जैसे एवरेज है, तो जिस शिफ्ट में स्कोर एवरेज स्कोर कम है उसको समायोजित किया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ जो जिसके 55 नंबर है, जैसे इसके 55 नंबर है तो यहाँ इसको जैसे 10 नंबर दे दिए, या फिर इसके बीच में 5 नंबर का अंतर है तो यहाँ 5 नंबर दे दिए, इसके बीच में 5 नंबर का अंतर है यहाँ 5 दे दिए, यानी कि टोटल 70 में इसको बराबर किया जाएगा। तो यहाँ 55 है तो यहाँ 15 दे दिए जाएंगे। तो ऐसे नॉर्मलाइजेशन होता है, यदि नॉर्मलाइजेशन होता है तो ठीक है। बाकी उन बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है कि जैसे मान लो किसी के 54 नंबर आए हैं, 54 नंबर आए हैं तो वो सोचेगा कि मेरे 5 नंबर, इसको 5 नंबर दिए, इसका मतलब मेरे 5 नंबर कटेंगे, तो वो तो कम से कम उसका तो 10 नंबर का अंतर हो गया। अब उस बच्चे की क्या गलती है, 5 तो उसके काट दिए, प्लस दूसरी शिफ्ट वालों को 5 दे दिए, तो उसने या पेपर तो उसके हाथ में नहीं है, पेपर तो सिंपल है। हालांकि मैं आपको बताता हूँ, पहले भी मैंने एक बार बताया था कि पेपर ऐसा नहीं है कि वास्तव में ये बहुत टाइट है, ये बहुत कठिन है, ये बहुत आसान, ये क्लिष्ट लेवल का है, ये सरल लेवल का, इस तरह का स्तर नहीं है। कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे हरियाणा जीके में जैसे फोर्थ शिफ्ट में और पहली में 3-4 क्वेश्चन जैसे कथन निष्कर्ष के आगे तो वो क्वेश्चन भी तो जानकारी के आधार पर ही थे, क्योंकि वो भी तो जीके ही थी ना, तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ एक क्वेश्चन लेंथी हो सकते हैं, जैसे अब चूंकि इसको फायदा भी है चौथी वाले को, क्यों फायदा है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान तो फर्स्ट वाले को होता है। इसको यही नहीं पता होता कि, क्योंकि इसमें तो केवल यही दिखाया गया था कि भाई 25 नंबर हरियाणा जी के हैं, बाकी 75 में ऑल ओवर है, तो उनको क्या पता कि पेपर कैसे आएगा, कौन सा डिवाइडेशन कैसे किया जाएगा, मैथ कितने नंबर का आएगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा तो जो यदि मैं मानूँ तो नुकसान फर्स्ट को ही होना चाहिए, क्योंकि फोर्थ वाला तो क्या है, कुछ एक क्वेश्चन लेंथी जरूर थे, लेकिन ये सिंपल इसलिए है कि इसने 3 पेपर देख लिए, तो 1-2 क्वेश्चन तो एज इट इज भी थे, ठीक है। और एक जब हमें तरीका पता लग जाता है तो हम अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं कि भाई हमें पता है पेपर किस टाइप का आ रहा है, 15 का मैथ है, 15 की रीजनिंग है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन है। तो चूंकि जब ऑल ओवर देखा जाए तो ना तो कोई पेपर बहुत ज़्यादा सरल था, ना ही बहुत ज़्यादा कठिन था। किसी में 2-3 क्वेश्चन जैसे जब सरल आते हैं तो हम सोचते हैं तो पेपर बड़ा सरल है, जबकि जब एक एक क्वेश्चन जब देखा जाता है, अब जब आंसर किया ही है तो लगभग उन बच्चों का वहम मिट गया कि भाई मेरे 80 हैं, मेरे 78 हैं, मेरे, तो उनको पता लग जाता है कि छोटे कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर द्वारा डिसाइड किए जाते हैं कि भाई कौन सा आंसर इसका ठीक है, क्योंकि जब 2 आंसर निकलते हैं तो वही कंसिडर किया जाता है जो HSSC आयोग द्वारा बनाया जाता है। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि 3 ऐसे ऑप्शन है जिनमें 13 का भाग जाता है, 1 में नहीं जाता है, तो वहाँ इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 169 उनका जो तरीका है कि भाई एक स्क्वायर संख्या है जिसका स्क्वायर रूट निकलता है, बाकी तीनों संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो कहने का मेरा मतलब ये है, HSSC का जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो इस तरह होता है कि जो जिस शिफ्ट में
जो एवरेज मार्क्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मान लो 70 है तो सबको 70 में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा ही फर्स्ट स्टेज पे यही संभव है जहाँ तक मुझे लगता है। यदि नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो ऐसे ही होगा। ठीक है, बाकी जिसके 54 नंबर हैं, 50 हैं, 51 है, वो निश्चिंत रहें। वो बिल्कुल जो हरियाणा पुलिस हो गया, टेक्निकल ग्रुप हो गया, उसमें वास्तव में क्वालिफाई जो आपके जितने भी मार्क्स हैं 50 हैं जनरल के, बाकी उसके 40 हैं, तो उसी को कंसिडर करके आपका फिजिकल आएगा। अपना अपने प्रयास जारी रखें, तैयारी करें, अपना फिजिकल की तैयारी करें, और जिसके नंबर जितने हैं वो नहीं कटेंगे। बाकी चाहे किसी के 75 है तो ये नहीं कि भाई उसके 5 नंबर काट दो, 7-10 नंबर काट दो, उसकी क्या गलती है? उसने तो तैयारी की है, उसने अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, तो उसका कोई नंबर डिडक्ट नहीं होता है। बाकी शिफ्ट वाइज जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो टोटल जो लास्ट नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग उसको उसका डिवाइडेशन किया जाता है। और जिसके 50 हैं वो एज इट इज़ 50 रहेंगे, वो बिल्कुल क्वालिफाई होगा। और बहुत से ऐसी विभाग है जो उनको केवल क्वालिफाई पे ही उनकी मेन एग्ज़ाम के लिए कॉलिंग होगी। जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करना। 1 तारीख से हमारी 2025 में होने वाले बहुत, अब तो आपको पता है भर्तियों की भरमार है, डी ग्रुप का भी अब नया CET होगा। ठीक है, और भी बहुत से जो C ग्रुप के हैं मेन एग्ज़ाम होंगे। तो अपना प्रयास करते रहें, तैयारी करें, बिल्कुल अफवाहों से दूर रहें, भ्रमित ना हो। 1 तारीख से हमारी 8 बजे रेगुलर बिना किसी भी चार्ज के हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगी। सभी बच्चे आमंत्रित हैं। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।